हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में, जिसमें अपन बात करेंगे कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कब कब दी जाती है, कौन सी डिजीज़ के लिए दी जाती है तथा उनकी कितनी डोज होती है तथा किस रूट से दी जाती है। उन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन कौन सी डिजीज़ होती है तथा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की शुरुआत कब हुई, कब इसे यूआईपी नाम दिया गया, उन सभी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तथा कंपटीशन लेवल से पूछा जाता है। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन की, कि इम्यूनाइजेशन किसे कहा जाता है। तो इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन क्या है, बात करते तो इम्यूनाइजेशन किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यूनाइजिंग एजेंट को एडमिनिस्टर करके उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। यदि कोई आपसे पूछे कि इम्यूनाइजेशन किसे कहा जाता है, तो इसका आपको जवाब देना है कि किसी व्यक्ति के शरीर में इम्यूनाइजिंग एजेंट को एडमिनिस्टर करके उनके शरीर में इम्यूनिटी को उत्पन्न करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। अब इम्यूनाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो वो होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, इम्यूनोग्लोबिन तथा एंटीसीरम होते हैं। इसमें बैक्टीरिया और वायरस की जो पैथोजेनिसिटी होती है उनको नष्ट कर दिया जाता है और वैक्सीन बनाई दी जाती है अल्प मात्रा में, जिसे किसी व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे उसका शरीर क्या करता है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी का निर्माण कर लेता है, ताकि भविष्य में जब कभी भी वो डिजीज़ होए या वायरस अंदर जाए तो हमारे शरीर पहले से ही इम्यूनिटी बनी हुई होती है, तो वो उसको नष्ट कर देती है, जिससे बीमारी उत्पन्न नहीं होती है। इसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्वप्रथम वर्ष 1974 में, जो WHO है, उसने सर्वप्रथम 1974 में 6 जानलेवा बीमारियों की रोकथाम हेतु एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जिस शॉर्ट में EPI कहते हैं, की शुरुआत की थी। आपसे पूछे कि EPI की शुरुआत कब की गई, तो 1974 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। कंपटीशन में पूछा जाता है कि EPI की शुरुआत कब की गई, तो आपको बताना है सन 1974 में। इसका पूरा नाम होता है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने 1978 में अपना EPI यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन स्टार्ट किया। ये पूछा जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने EPI को कब अपनाया, तो आपको जवाब देना है 1978 में इंडियन गवर्नमेंट ने EPI को अपनाया। ठीक है, सन 1985 में EPI का नाम बदलकर UIP रखा गया। सन 1985 में EPI का नाम बदलकर क्या रखा गया, UIP रखा गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रखा गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सारे सन पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं कि UPI कब रखा गया तथा UIP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। अब एक और बात कर लेते हैं, भारत सरकार ने सन 1985 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती माताओं यानी प्रेग्नेंट वुमेन, शिशुओं तथा बच्चों का टीकाकरण किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न बीमारियों से बचाव हेतु सभी गर्भवती माताओं एवं बच्चों को निःशुल्क टीकाकरण दिया जाता है। तो वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है वो बीमारियां। तो 6 डिजीज़ तो आपको पता होगी पहले से, जो EPI के अंदर भी स्टार्ट की गई थी। इसमें सबसे पहले डिप्थीरिया, दूसरी है टेटनस, पर्टोसिस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस और मिजल्स। अब जो लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है उसमें अन्य डिजीज़ को ऐड कर दिया गया है। तो 6 तो आपको मेजर है, वो तो याद रखनी है। उसके अलावा वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस B, पेंटा 5, IPV यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन तथा रोटा वायरस के टीकों को भी शामिल कर लिया गया है। इसके अंतर्गत इसमें PCA का एक टीका होता है, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया का, जिसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हेपेटाइटिस B, पेंटा 5, IPV तथा रोटा वायरस के टीकों को भी शामिल किया गया है। इसके अंदर आपको एक और ऐड करना है न्यूमोकोकल निमोनिया का, जो आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की जो टेबल रहेगी उसमें बताऊंगा आगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में कौन सी डिजीज़ होती है, किसके लिए दी जाती है वैक्सीन, दी जाती है, उसकी डोज क्या होती है, उसका रूट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तो फॉर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, यानी कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। तो उसके लिए जो टीके लगाए जाते हैं, पहले आफ्टर कन्फर्म टू प्रेगनेंसी, यानी यदि प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो उसके बाद आपको टीका लगाना है। कौन सा, TD का मतलब होता है, TD फर्स्ट का टीका लगेगा। वो कौन से डिजीज़ के लिए लगता है आपको पता होना चाहिए, टिटेनस और डिप्थीरिया जो डिजीज़ होती है उसके लिए TD
फर्स्ट टीका लगेगा, ठीक है, जिसकी डोज होएगी 0.5 ml उसकी डोज देनी है और रूट IM मार्ग IM यानी इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा देनी है। इंट्रामस्कुलर जो टीका होता है वो 90 डिग्री के कोण पे लगता है, जो आपको पता होगा, ठीक है। फर्स्ट टीका लगाया जाता है गर्भवती फीमेल के अंदर जितना जल्दी हो सके। TD का एंटीटेनस डिप्थीरिया का 0.5 ml तथा रूट IM रहेगा, ठीक है। अब TD सेकंड का टीका लगेगा, उसके बाद TD फर्स्ट लगने के बाद TD सेकंड का लगेगा। कब लगेगा? आफ्टर 4 वीक बाद TD फर्स्ट, यानी TD फर्स्ट का टीका लगने के 4 वीक बाद आपको TD सेकंड का टीका लगाना है। ये भी टीटनस और डिप्थीरिया के खिलाफ लगेगा, जिसकी डोज रहेगी वो 0.5 ml रहेगी और रूट वही इंट्रामस्कुलर रहेगा, जो आपको पता होगा 90 डिग्री के कोण पे लगता है। इतना आपको पता होना चाहिए। ये अपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन शिशुओं के लिए। शिशुओं के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? अब बात करते हैं अपन शिशुओं के लिए, यानी 0 से 1 वर्ष की उम्र वाले जितने बेबी होते हैं उनके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो अपन बात कर लेते हैं एट बर्थ। एट बर्थ का मतलब आपको पता ही होगा, जन्म के तुरंत बाद। तो 3 टीके लगाए जाते हैं जन्म के तुरंत बाद। एक तो BCG का लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलाई कालमेट यूरिन। दूसरा होता है OPV का, OPV 0 यानी 0 डोज दी जाती है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है, ठीक है। 3 टीके लगाए जाते हैं, BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का। तो BCG का जो टीका लगाया जाता है एट बर्थ, उसकी जो डोज होती है वो 0.05 ml दी जाती है। 0.05 ml दी जाती है, वो दी जाती है इंट्राडर्मल दी जाती है, इंट्राडर्मल दी जाती है, ठीक है, जो कि लेफ़्ट हैंड पर लगाई जाती है, ठीक है। इसका निशान जो रहता है वो लाइफ टाइम दिखाई देता है। उसके बाद ये कौन से डिजीज़ के रोकथाम में तो दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए दिया जाता है BCG का टीका, ठीक है। दूसरे जो टीका लगाया जाता है वो लगाया जाता है OPV का, ओरल पोलियो वैक्सीन का, जिसकी डोज जो होती है वो 2 ड्रॉप होती है, ओरल दी जाती है। और किसके लिए? प्रिवेंट के लिए, पोलियो के प्रिवेंशन के लिए OPV का टीका लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी की 0 डोज दी जाती है, उसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। और हेपेटाइटिस बी जो डिजीज़ होती है उसकी रोकथाम के लिए ये टीका लगाया जाता है, ठीक है। एट बर्थ 3 टीके लगाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अपन एट 6 वीक पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एट 6 वीक पर सबसे पहला लगाया जाता है पेंटा 5 का। ऐसा नहीं है कि ये पहले लगाए, कोई सा भी आप पहले लगा सकते हो, बट एट 6 वीक तक इनको लगाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है पेंटा 5 का। पेंटा 5 आपको पता ही होगी 5 किलर डिजीज डिप्थीरिया, पर्टोसिस, टिटेनस, हेपेटाइटिस बी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इन 5 डिजीज के लिए पेंटा 5 का वैक्सीन लगाई जाती है या टीका लगाया जाता है, जिसकी जो डोज होती है 0.5 ml होती है और जो रूट होता है वो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, 90 डिग्री कोण पर दिया जाता है। दूसरी लगाई जाती है, दूसरा जो टीका होता है वो होता है IPV फर्स्ट यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन का टीका लगाया जाता है फर्स्ट, जिसकी जो डोज होती है वो 0.1 ml होती है, जो इम्पोर्टेंट याद रखनी है 0.1 ml। और ये होती है, ये लगाई जाती है ID यानी इंट्राडर्मल रूट द्वारा लगाई दी जाती है। और ये क्या करती है? ये भी पोलियो से रक्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टीका है वो है रोटावायरस फर्स्ट। रोटावायरस जो फर्स्ट होता है उसकी जो डोज होती है वो रोटावायरस जो टीका होता है उसकी जो डोज होती है वो 5 ड्रॉप दी जाती है मुंह के माध्यम से, ओरल। रोटावायरस जो होता है उसकी वजह से डायरिया कोज होता है, तो डायरिया के रोकथाम के लिए रोटावायरस का टीका लगाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं BCG। यदि BCG का जो टीका होता है वो जन्म के समय नहीं दिया गया हो तो आप उसे 6 वीक की एज पर दे सकते हो, उसके बाद BCG का टीका नहीं लगेगा, ठीक है। तो नहीं दिया हो तो दे दो, अगर दे लिया हो तो नहीं मत दो, ठीक है। उसकी जो डोज लगेगी वो उस पहले वाले की डबल लगेगी। वहाँ पर 0.05 ml थी, तो यहाँ पे 0.1 ml डबल डोज कर दी जाती है, इंट्राडर्मली दी जाती है। और आपको पता ही होगा जो BCG होती है उसका टीका ट्यूबरकुलोसिस की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अब नेक्स्ट है OPV फर्स्ट यानी ओरल पोलियो वैक्सीन का फर्स्ट डोज दी जाती है। वहाँ पे 0 डोज थी, यहाँ पे फर्स्ट डोज दी जाती है। इसकी जो डोज होएगी वो 2 ड्रॉप रहेगी, ओरल दिया जाता है, पोलियो की रोकथाम के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और टीका दिया जाता है 6 वीक पर, वो है PCV, जो मैंने आपको बताया था, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया की रोकथाम के लिए ये PCV का
टीका लगाया जाता है। फर्स्ट 0.5 ml इसकी डोज होती है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है और न्यूमोकोकल निमोनिया की रोकथाम के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 10 वीक पर। एट 10 वीक्स यानी 10 वीक पर कौन सा टीका लगाया जाता है? 10 वीक पर ओनली 3 टीके यानी 3 टीके लगाए जाते हैं। पहला है पेंटा 5 सेकंड का, दूसरा OPV सेकंड और रोटा वायरस सेकंड का। ठीक है, पेंटा 5 सेकंड का जो होता है वो 0.5 ml लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वही 5 डिजीज के लिए, डिप्थीरिया, पर्टुसिस टेटानस, हेपेटाइटिस बी तथा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं और OPV सेकंड दिया जाता है, 2 ड्रॉप ऑरल दी जाती है पोलियो की रोकथाम के लिए, और रोटा वायरस सेकंड दी जाती है 5 ड्रॉप ऑरल रोटा वायरस डायरिया की रोकथाम के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 14 वीक पर। 14 वीक पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो 14 वीक पर पेंटा 5 थर्ड दिया जाता है, OPV थर्ड दिया जाता है, रोटा वायरस थर्ड दिया जाता है। उसके अलावा जो 6 वीक पर जो एक डोज लगी थी उनकी IPV की यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन की तथा PCV की यानी न्यूमोकोकल निमोनिया की, उनकी भी डोज दी जाती है। यानी इसमें भी टोटल 5 टीके लगाए जाते हैं 6 वीक की तरह। ठीक है, तो पेंटा 5 थर्ड में 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, वही 5 डिजीज की रोकथाम के लिए। उसके बाद OPV और पोलियो वैक्सीन का थर्ड डोज दी जाती है, 2 ड्रॉप दी जाती है, ऑरल दी जाती है, पोलियो की रोकथाम के लिए दी जाती है। उसके बाद IPV है ना, इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन 0.1 ml इंट्राडर्मल पोलियो की रोकथाम के लिए। रोटा वायरस थर्ड 5 ड्रॉप ऑरल रोटा वायरस डायरिया की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है PCV जो सेकंड डोज दी जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है, न्यूमोकोकल निमोनिया की रोकथाम के लिए ये डोज दी जाती है। इस प्रकार हमने देखा बच्चे में किस प्रकार से टीके लगते हैं एट बर्थ, 6 वीक, 10 वीक तथा 14 वीक पर। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 8-9 मंथ की एज पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है इसको ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं तथा इसको मिशन इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं। मिशन इंद्रधनुष के नाम से भी जानते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों नाम से पूछा जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं 8-9 मंथ। 9 मंथ की एज पर कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं? 9 मंथ की एज पर लगाया जाता है मीजल्स एंड रूबेला का। पहले मीजल्स का ही लगता था, अब मीजल्स एंड रूबेला का लगाया जाता है। ठीक है, मीजल्स एंड रूबेला का फर्स्ट टीका लगाया जाता है जिसकी डोज होती है 0.5 ml होती है और जिसका रूट होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है, और किसकी रोकथाम के लिए? मीजल्स एंड रूबेला जो डिजीज होती है उसकी रोकथाम के लिए इसको लगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि मीजल्स का टीका कब कौन सी एज पर लगाया जाता है, तो आपको बताना है 9 मंथ की एज पर लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन ए का सोल्यूशन भी 9 मंथ की एज पर ही किस पर बेबी को दिया जाता है। ठीक है, जिसकी जो डोज होएगी वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होएगी, ओरल दी जाती है विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट है PCV बूस्टर डोज दी जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है न्यूमोकोकल निमोनिया की रोकथाम के लिए। ठीक है, अब बात 9 मंथ हो गया, अब यानी 1 साल तक के टीके हो गए। अब बात कर लेते हैं अपन बच्चों के लिए, फॉर चिल्ड्रंस के लिए अपन बात कर लेते हैं। तो फॉर चिल्ड्रंस के लिए कौन कौन से टीके होते हैं? तो फॉर चिल्ड्रन के लिए जो कि 16 से 24 मंथ की एज पे है तो उनके लिए होता है फर्स्ट DPT बूस्टर डोज, OPV बूस्टर दिया जाता है और मीजल्स और रूबेला की सेकंड वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, DPT बूस्टर दी जाती है जिसकी डोज होती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर होती है। DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट OPV बूस्टर 2 ड्रॉप ऑरल तथा पोलियो की रोकथाम के लिए दी जाती है। मीजल्स एंड रूबेला का दिया जाता है 0.5 ml सबक्यूटेनियस मीजल्स एंड रूबेला की रोकथाम के लिए। अब 15 माह की उम्र पर तथा उसके बाद प्रत्येक 6 माह पश्चात 5 वर्ष तक की उम्र पर विटामिन ए का सोल्यूशन दिया जाता है। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है, पहले 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट थी। 9 मंथ की एज पर ये पूछा जाता है 9 मंथ की एज पर कितना विटामिन ए की खुराक दी जाती है तथा 15 माह की एज के बाद कितनी इंटरनेशनल खुराक दी जाती है। तो आपको बताना है 1 लाख वहाँ पे दी थी, 2 लाख 15 माह की उम्र पर देनी है। ऑरल दी जाती है विटामिन ए की रोकथाम के लिए। अब 5 से 6 वर्ष की उम्र पर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो लगाया जाता है DPT बूस्टर डोज लगाई जाती है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दी जाती है, डिजीज आपको पता ही होगी। नेक्स्ट एट 10 ईयर यानी 10 साल पर TD यानी टिटनस और डिप्थीरिया का लगाया जाता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर टिटनस डिप्थीरिया के लिए। 16 वर्ष ईयर पर दी जाती है TD की सेकंड डोज दी जाती है। ठीक है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर टिटनस और डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए। अब बात करते हैं एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको याद होनी चाहिए
सन 1992 में यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम शिशु जीवितता एवं सुरक्षित मातृत्व अभियान चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड कार्यक्रम का तथा 1997 में प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का भाग बन गया। ठीक है, ये सन आपको याद रखना है 1992 तथा 1997। इस प्रकार हमने आज सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बात करी है, जिसमें कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, कौन से रूट से दी जाती है, कितने ml की दी जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तथा कौन सी वैक्सीन के लिए दी जाती है, कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी बीमारी की रोकथाम के लिए कौन सा प्रोग्राम कब आया, इन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करिए। एक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना तथा चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।